दुनियादारी इज स्पॉन्सर्ड बाय नेक्स्टडोर हब। अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर आओ फ्री में। नेक्स्टडोर हब पे अपना दुकान ऑनलाइन करना है एकदम आसान। नेक्स्टडोर हब आपको अपने शहर में और अधिक उपभोक्ताओं तक पहुंचा देता है, आपको अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद करता है। नजदीकी दुकान से खरीदना अब पहले से भी होगा आसान। हम हैं नेक्स्टडोर हब, लोकल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म। एक प्रायद्वीप है, यानी समंदर के अंदर जमीन का नुकीला सा दिखता टुकड़ा। एक मुल्क है जो गुलाम है, जहां की औरतों को सेक्स स्लेव बनाया जाता है, मर्दों के साथ क्रूरता की जाती है। एक जंग है जिसमें शासक की हार है। फिर एक बातचीत की मेज है जिस पर जमीन पर लकीर खींचती है और वो मुल्क दो टुकड़ों में बंट जाता है। उसके बाद फिर एक जंग है जिसकी खबर सुनने के बाद यूएन अपनी कुमुक रवाना करता है और फिर मोर्चा नदी के किनारे खुलता है, जहां पर चीन आ धमकता है और जंग बदल जाती है। कागजों पर यह अभी तक खत्म नहीं हुई और हकीकत में जिस आसमान में जंग की बारूद की गंध उड़ा करती थी, वहां अब गुब्बारे उड़ते हैं। कभी उनमें डॉलर होते हैं तो कभी धमकी, इस सिगरेट के जले हुए टुकड़े होंगे और होंगी पर्चियां। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप का ग्लोबल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। ये बात 70 साल पुरानी है। यही जून का महीना, तारीख 25, वक्त यही कोई सुबह के 4:30 बजे होंगे। उत्तर की तरफ से आई एक फौज अपने साथ करीब 75,000 सैनिक लेकर। इनके साथ थी 70 से ज्यादा तोपें। एक साथ 4 पॉइंट से धावा बोलने वाली सेना का मकसद था अपने दक्षिण में बसे देश को जीतना। जिस जगह पर यह युद्ध हो रहा था वहां से करीब 11,000 किलोमीटर दूर था वॉशिंगटन डीसी, यानी अमेरिकी सरकार का ठिकाना। और वहां मुखिया थे हेनरी एस ट्रूमैन। उन्होंने सोचा, हमको किसी भी कीमत पर दक्षिण के उस देश को बचाना है। आनन फानन में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। उन्होंने प्रस्ताव पास किया, कहा उत्तर तुरंत अपनी सेना पीछे बुलाए। उत्तर नहीं माना। ऐसे में यूएन ने तय किया कि यह युद्ध जिताने के लिए दक्षिण की हर मुमकिन मदद करेंगे हम। मदद यानी सैन्य सहायता। यूएन ने राष्ट्रपति ट्रूमैन को इस युद्ध में अपना एग्जीक्यूटिव एजेंट नियुक्त किया और ट्रूमैन ने कमांडर इन चीफ बनाया जनरल डगलस मैकार्थर को। जनरल मैकार्थर यानी उन दिनों अमेरिकी सेना का सबसे सेलिब्रेटेड नाम, वो आदमी जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पर अमेरिका को जीत दिलाई। क्यों कूदा था अमेरिका किसी और की लड़ाई में? क्या हित सद रहा था इस युद्ध से उसका? इस सवाल का जवाब छिपा है उस नाम में जहां ये युद्ध लड़ा जा रहा था। कौन सी जगह थी ये जगह थी कोरियन प्रायद्वीप की। प्रायद्वीप माने पानी के बीच में उठा हुआ जमीन का हिस्सा। कोरियन या कोरिया, इस शब्द का संबंध है कोरियो नाम के एक प्राचीन साम्राज्य से। इन्होंने सन 918 से 1392 तक यहां राज किया। कोरिया का शाब्दिक अर्थ पूछें तो मतलब होगा ऊंचे पहाड़ और साफ चमकदार पानी के स्रोतों वाला जमीन का टुकड़ा। कहीं ऊंची पहाड़ की चोटियां, कहीं बर्फीली घाटियां। इतने पहाड़ की पीढ़ियों की मशक्कत के बाद भी कुल जमीन का 5वां हिस्सा ही खेती के लायक बनाया जा सका। करीब 2.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन लिए प्रायद्वीप बसा है एशिया के पूर्वी हिस्से में। इस प्रायद्वीप के पूर्व में है सी ऑफ जापान, पश्चिम में येलो सी, नीचे यानी दक्षिण दिशा में ईस्ट चाइना सी। कोरियन प्रायद्वीप की सीमाएं सटती हैं चीन और रूस के साथ। यूं तो जापान भी इसका इमीडिएट पड़ोसी है, लेकिन उसके साथ इसकी सरहदें वाया समंदर है। जिसे आप उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के नाम से जानते हैं, वो कभी एक इकट्ठा कोरियन प्रायद्वीप हुआ करता था और वहां पर राजशाही थी। हमने आपको कोरियो वंश के बारे में बताया, जिनका शासन रहा 1392 तक। इसके बाद वहां सत्ता में आया जोसेओन वंश। इन्होंने करीब 500 साल तक शासन किया कोरिया पर। 1897 में इसी वंश के एक राजा गोजोंग ने एक नए साम्राज्य की नींव रखी और उसका नाम रखा गया कोरियन एम्पायर। फिर आया 1910 का साल। बरसों चले युद्ध के बाद इसी बरस जापानी साम्राज्य ने कोरिया पर कब्जा कर लिया। जापान ने कहा, आज से तुम हमारे संरक्षण में हो। जापान कहता था उसकी संस्कृति श्रेष्ठ है और यही कहकर जापान ने जबरन कोरियन संस्कृति को मिटाना शुरू किया, उसका जापानीकरण करना शुरू किया। कोरिया के लोगों से उनकी भाषा, इतिहास, जंगल, पेड़ पौधे सब छीन लिए गए।
लाखों की तादाद में जापान ले जाकर उन्हें बंधुआ खटाया गया। कोरियन महिलाओं को सेक्स के लिए गुलाम बनाया गया। जापानी क्रूरता का ये इतिहास आज भी कोरिया के दोनों देशों के बीच का कॉमन फैक्टर है और दोनों ही देश जापान को बहुत पसंद नहीं करते। और जापान की कोरिया से छुट्टी कब हुई? इस कब्जे के लगभग 35 साल बाद, यानी 1945 में, तब जब दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हुई। इस हार के साथ कोरिया जापान के चंगुल से तो निकल आया, लेकिन फिर एक दूसरे चंगुल में फंस गया और ये दूसरा चंगुल था कोल्ड वॉर का। इसका बैकग्राउंड बना विश्व युद्ध की समाप्ति का वक्त। जुलाई 1945 में मित्र देशों के 3 सबसे बड़े खिलाड़ियों का जुटान हुआ। कौन से देश थे ये 3? अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन। जुटान का वेन्यू था जर्मनी का पोट्सडैम शहर। यहाँ कॉन्फ्रेंस में तीनों देशों ने विचारा कि आगे क्या करेंगे, कौन किस इलाके को अपने संरक्षण में लेगा। इस पर विमर्श हुआ और फिर इसी कॉन्फ्रेंस में कोरिया का भी बंटवारा हो गया। कोरिया के बीचों बीच 30 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा गुजरती है। इसको बाउंड्री बनाया अमेरिका और सोवियत संघ ने। तय हुआ कि इस रेखा के उत्तर में जापानी सैनिकों का आत्मसमर्पण स्वीकार करेगा सोवियत संघ और रेखा के दक्षिण में सरेंडर मंजूर करेगा अमेरिका। और इस तरह दोनों सुपर पावर्स ने मेज पर बैठे बैठे एक देश की तकदीर तय कर दी। वर्ल्ड वॉर में साथ मिलकर लड़े सोवियत और अमेरिका, लेकिन इन दोनों देशों का कोई मेल नहीं था। कम्युनिस्ट सोवियत और कैपिटलिस्ट अमेरिका स्वाभाविक विरोधी थे और इनके आपसी विरोध में घी डाला जर्मनी के नाजी जासूसों ने। वो नाजी जासूस जिन्हें दर्जनों की तादाद में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने रिक्रूट किया था। कब किया था? हिटलर की मौत के बाद। और वजह, अमेरिका को लगता था कि इन नाजी जासूसों के पास सोवियत संघ की ढेर सारी खबर है। नाजी सबसे ज्यादा नफरत करते थे सोवियत से। हिटलर के बाद यही सोवियत इन नाजी जासूसों के अस्तित्व का सहारा बना। उन्होंने सोवियत के अमेरिका विरोध से जुड़ी कई झूठी सच्ची कहानियां सुनाई CIA को, और ये कहानियां अमेरिका को सोवियत के खिलाफ भड़काने का बड़ा जरिया बनी। इस आपसी अविश्वास, इस पैरानॉइड का सबसे पहला शिकार बना कोरिया, जिसके 2 हिस्से हो गए। 1948 में दोनों जगह 2 सरकारें बन गई। उत्तर का हिस्सा कहलाया डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया और इसकी राजधानी बनी प्योंगयांग, और दक्षिण ने अपना नाम रखा रिपब्लिक ऑफ कोरिया और इसकी राजधानी बनी सोल। उत्तरी कोरिया बस नाम में ही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, असलियत में यहाँ पर तानाशाही हो गई थी, सैन्य तानाशाही। और इस सैन्य तानाशाही के मुखिया थे किम इल संग, नॉर्थ कोरिया के मौजूदा सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के दादा किम इल संग। किम इल संग गुरिल्ला लड़ाका थे। उन्होंने चीन के मंचूरिया में साम्राज्यवादी जापानी फौज के खिलाफ छापामार युद्ध लड़ा था। नॉर्थ कोरिया की आबादी सोचती है कि किम बहुत शूरवीर लड़ाका थे, जबकि असलियत में किम एक भगोड़ा थे। वो जापानियों से हार कर मैदान से भागे थे और भागकर पहुंच गए थे सोवियत संघ। वहां से वो सोवियत एजेंट बनकर कोरिया आए ताकि कोरिया में सोवियत का औजार बन सके। ये तो हुई नॉर्थ की कहानी। अब चलते हैं साउथ कोरिया की तरफ, जहां अमरीकियों ने सत्ता में बिठाया सिंगमैन री को। सिंगमैन अमेरिका स्थित प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके लौटे थे और कम्युनिस्ट सिस्टम के कट्टर विरोधी थे। साउथ और नॉर्थ कोरिया, कोल्ड वॉर की उठापटक में इन दोनों की समानांतर कहानी चली 1945 से 1950 तक। फिर 25 जून 1950 को सोवियत परस्त किम इल संग की सेना ने दक्षिणी कोरिया पर हमला कर दिया। किम ने कहा कि वो दक्षिण को जीतकर कोरिया का एकीकरण करेंगे। हमने इसकी एक ब्रीफ कहानी आपको दुनियादारी के बिल्कुल शुरुआत में सुनाई, बताया कि किस तरह अमेरिका ने दक्षिण कोरिया की मदद के लिए अपनी फौज भेजी। UN के झंडे तले जमा हुई सेना में मेजॉरिटी तो अमेरिका की थी, लेकिन ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों ने भी अपने सैनिक भेजे थे। और UN की सेना में नए नवेले आज़ाद हुए भारत की भी हिस्सेदारी थी। भारत ने 60वीं पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस नाम की अपनी आर्मी मेडिकल यूनिट भेजी थी वहां। इस यूनिट के कमांडर थे लेफ्टिनेंट कर्नल AG रंगराज। अभी अगले महीने जुलाई 2020 में हमारे सिपाही यानी रंगराज की तस्वीरें पूरे साउथ कोरिया में नजर आएंगी। साउथ कोरिया ने उन्हें जुलाई 2020 का अपना कोरियन वॉर हीरो चुना है। ये अपनी मदद करने वाले सैनिकों को थैंक यू कहने का उनका तरीका है। पिछले बरस में साउथ कोरिया घूमने गया था। वहां के वॉर मेमोरियल में भी भारत के इस योगदान को पुरजोर ढंग से याद किया गया है। बहरहाल, इस प्रसंग के बाद वापस लौटते हैं कोरियन वॉर पे। शुरुआत में जनरल डगलस की सेना को खूब बढ़त मिली। वो उत्तरी कोरिया की फौज को पीछे धकेलते चले गए। ऐसा लगा कि पूरे कोरियन प्रायद्वीप को अपने संरक्षण में लेने का सोवियत ख्वाब कपूर हो जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। लेकिन फिर अमेरिकी खुफिया विभाग की एक नाकामी ने युद्ध की शक्ल बदल दी। और क्या थी ये नाकामी? इसकी
एक जड़ है CIA में पहुंची हुई। सितंबर 1947 में अमेरिका ने CIA की यानी अपनी खुफिया एजेंसी की नींव रखी। इसका काम था बाहरी देशों में अमेरिका के लिए खुफिया जानकारियां जुटाना। इस लिहाज से CIA को कोरियन वॉर में इस्तेमाल किया जाना स्वाभाविक था, लेकिन जनरल मैकार्थर ने ऐसा करने नहीं दिया। उन्होंने टोक्यो में अपनी खास इंटेलिजेंस यूनिट बिठाई। कोरियन युद्ध से जुड़े सारे इनपुट्स लाना इसी यूनिट का काम था, लेकिन ये यूनिट सही काम नहीं कर रही थी। मसलन इसने कहा कि नॉर्थ कोरिया साउथ पर हमला नहीं करेगा। फिर इसने कहा कि चीन की माओ सरकार इस युद्ध से दूर रहेगी, जबकि अंदर ही अंदर चीन नॉर्थ कोरिया की मदद कर रहा था। फिर किया इस यूनिट ने सबसे बड़ा ब्लंडर। क्या था यह ब्लंडर? नॉर्थ कोरिया और चीन के बीच करीब 1000 किलोमीटर लंबी सीमा है। इस सीमा की एक बड़ी बाउंड्री लाइन है युलू नदी। नदी पार की तो आप चीन में पहुंच जाएंगे। मैकार्थर चाहते थे कि युलू नदी तक जाकर नॉर्थ को खदेड़ आए, लेकिन यहां पर एक कैच था। अमेरिकी फौज को अपनी सरहद पर देखकर माओ सरकार कैसे रिएक्ट करेगी ये पता करना जरूरी था। क्या चीन तब भी सीधी लड़ाई से बचेगा? अगर नहीं तो वो कितने सैनिक भेजेगा लड़ाई में? ये पता करना जरूरी था अमेरिकी सैन्य तैयारी के लिए। जनरल मैकार्थर की इंटेलिजेंस यूनिट ने यहीं पर गड़बड़ की, ब्लंडर किया। उन्होंने कहा अव्वल तो चीन आएगा नहीं, और अगर आया तो बमुश्किल 50,000 सैनिक लाएगा जिनसे हम आसानी से निपट लेंगे। और इस गलत इनपुट का नतीजा भयानक था। अमेरिका के खिलाफ 3 मोर्चे खुल गए, नॉर्थ कोरिया, सोवियत संघ और चीन। यूएन सेना, खासकर अमेरिका की तगड़ी हार हुई। जनरल मैकार्थर की जगह जनरल मैथ्यू रिजवे को कोरिया भेजा गया। युद्ध चलता रहा, स्टेलमेट की स्थिति बन गई। आखिरकार जुलाई 1953 में लगभग 50 लाख लोगों की मौत के बाद कोरियन युद्ध रुका। युद्ध रुका, खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच संधि समझौता नहीं हो सका। दक्षिण कोरिया ने कहा उसे देश का बंटवारा मंजूर नहीं, और इसी बात पर उसने पीस ट्रीटी पर दस्तखत नहीं किए। यानी टेक्निकली ये जंग आज भी खत्म नहीं हुई। इस बात को 7 दशक बीत चुके हैं। इस दौरान नॉर्थ और साउथ कोरिया 2 बिल्कुल अलग सिस्टम बनकर उभरे। साउथ कोरिया बना एक मजबूत लोकतंत्र, दुनिया की टॉप 12 इकोनॉमीज में से एक। वहीं दुनिया से अलग थलग नॉर्थ कोरिया की गिनती होती है सबसे गरीब देशों में, जो एक सैन्य तानाशाही के, एक परिवार की तानाशाही के नीचे दबा हुआ है। साउथ कोरिया अपनी उन्नत तकनीक और आर्थिक संपन्नता जैसे कारणों से सुर्खियों में आता है, जबकि नॉर्थ से जुड़ी खबरें होती हैं मिसाइल टेस्ट, न्यूक्लियर हथियार विकसित करने की सनक और क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा करने की धमकियां। साउथ कोरिया एक प्रगतिशील स्टेट है और नॉर्थ कोरिया प्रोपेगेंडा और तानाशाही स्टेट। इस पूरे टाइम में दोनों देशों में दुश्मनी रही, जिसकी हमने आपको कथा सुनाई। लेकिन 2 साल पहले ये दोनों देश नए सिरे से ग्लोबल सुर्खियों में लौटे। क्या बदला ऐसा? किम जोंग उन ने सहयोग करने का संकेत दिया। अप्रैल 2018 में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हुई। दोनों ने हाथ मिलाया। लगा शायद इनके आपसी रिश्ते अब सुधर जाएं। जून 2018 में जब किम शांति वार्ता के लिए सिंगापुर आए, तब भी उम्मीदें बंधी, लेकिन वार्ता फेल हो गई। और इसके नाकाम होने के बाद भी बीते 2 सालों से इन दोनों कोरियाई देशों के बीच कमोबेश शांति बनी हुई थी। लेकिन फिर आता है जून 2020। नॉर्थ कोरिया ने जो थोड़ी बहुत शांति थी उस पर ब्रेक लगा दिया। और बहाना क्या बना? साउथ कोरिया के एक्टिविस्ट द्वारा सीमा पर उड़ाए गए गुब्बारे। इन गुब्बारों में न केवल नॉर्थ कोरियन तानाशाह की आलोचना वाली पर्चियां थीं, बल्कि लोगों ने नॉर्थ कोरियाई जनता की मदद के लिए गुब्बारों में डॉलर भी भरकर भेजे थे। और इन्हीं गुब्बारों के बहाने 16 जून को प्योंगयांग ने सीमा पर बना एक लाइजन ऑफिस उड़ा दिया। अप्रैल 2018 में हुए समझौते के बाद दोनों देशों ने आपसी संवाद के लिए सीमा पर यह दफ्तर बनाया था। इसको उड़ाकर नॉर्थ कोरिया की डिक्टेटरशिप ने एक बार फिर बातचीत के सारे रास्ते बंद कर दिए। जानकारों का कहना है कि इसके पीछे 2 वजहें हो सकती हैं। पहली, मॉस्को और पेइचिंग यानी रूस और चीन, जो फिलहाल एक टीम में खेल रहे हैं। ये नॉर्थ कोरिया के बहाने अमेरिका के लिए फिर से सिरदर्द पैदा करना चाहते हैं। दूसरी वजह हो सकती है आंतरिक संकट। कोरोना के आगे बड़े बड़े देशों की इकॉनमी पिट गई। ऐसे में नॉर्थ कोरिया का क्या हाल होगा, इसकी आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। मुमकिन है अपने लोगों का ध्यान बटाने के लिए नॉर्थ कोरिया की लीडरशिप अपना पुराना जांचा परखा फॉर्मूला इस्तेमाल कर रही हो, खुद टेंशन बढ़ाकर प्रोपेगेंडा फैला रही हो कि देश खतरे में है। जो भी वजह हो, नॉर्थ कोरिया टेंशन बढ़ाने के मूड में है। इसके लिए धमकियों के अलावा वो कुछ हास्यास्पद चीज़ें भी कर रही है। मसलन 22 जून को नॉर्थ कोरिया ने ऐलान किया कि अब वो भी पर्ची खेलेगा। इसके लिए नॉर्थ कोरिया ने दक्षिण कोरिया को कोसते हुए करीब 1.25 करोड़ पर्चियां छपवाई। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसकी छपाई के लिए वहां के प्रिंटिंग प्रेस से ओवर टाइम करवाया गया।
आप पूछेंगे इतनी पर्चियों का वो करेंगे क्या? इस क्या का जवाब खुद नॉर्थ ने दिया। उसने कहा कि वो इन पर्चियों को गुब्बारों में भरकर साउथ कोरिया भेजेगा ताकि वहां सड़कों और गलियों में हर तरफ पर्चियां बिखरें। और कितने गुब्बारे? लगभग 3000 गुब्बारे। और सिर्फ पर्चियां नहीं भेजी जाएंगी, साथ में जली हुई सिगरेट के बचे टुकड़े और कूड़ा करकट भी भेजा जाएगा। ये था दुनियादारी में बड़ी खबर का सेगमेंट। नॉर्थ कोरिया लगातार खबरों में रहता है, फिर कुछ होगा, फिर लौट कर आएंगे। लेकिन हमें लगा कि ये जो बार बार नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का जिक्र होता है, इसके इतिहास के बारे में भी आपको बताया जाए। अब बढ़ते हैं दुनियादारी के दूसरे सेगमेंट की तरफ, यानी सुर्खियां। पहली सुर्खी है सऊदी अरब से। इस साल वहां हज हमारी आपकी याददाश्त से बिल्कुल अलग होगा। ना वो भीड़ दिखेगी जिसकी तस्वीरें देखने के हम आदी हैं, ना अलग अलग देशों के हजारों लाखों यात्री वहां पहुंच सकेंगे। सऊदी ने कहा कि इस साल काफी छोटे स्तर पर होगा हज का आयोजन। न्यूज एजेंसी एएफपी के मुताबिक सिर्फ 1000 लोग जा सकेंगे, वो भी केवल सऊदी अरब में रहने वाले। इस फैसले की वजह कोरोना। सऊदी में 1.5 लाख से ज्यादा कोरोना केस हैं और अब तक 1200 लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी सुर्खी जुड़ी है पूरी दुनिया से। अंतर्राष्ट्रीय कारोबार से जुड़ा संगठन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसकी एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 की दूसरी तिमाही में ग्लोबल ट्रेड 18.5% या उससे भी ज्यादा नीचे जा सकता है। बस इस गिरावट की वजह भी क्या है? कोरोना, कोविड-19। तीसरी सुर्खी है किर्गिस्तान से। यहाँ पूर्व राष्ट्रपति अल्माज़बेक अताम्बायेव भ्रष्टाचार के केस में नप गए हैं। अदालत ने उन्हें 11 साल 2 महीने कैद की सजा सुनाई है। अल्माज़बेक 2011 से 2017 तक किर्गिस्तान के राष्ट्रपति रहे और पिछले साल अगस्त में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ, तारीख। अमूमन तारीख में हम आपको दुनिया के इतिहास के बारे में बताते हैं। आज दुनिया का ये इतिहास भारत से जुड़ा है। आज तारीख है 23 जून और इसका इतिहास जुड़ा है हिंदुस्तान की बर्बादी से। 263 साल पहले आज ही के दिन हमारी गुलामी का एक बड़ा अहम चैप्टर लिखा गया था। कब की बात है ये बात है 1857 के गदर से ठीक 1 सदी पहले की। तारीख थी 23 जून 1757। जगह बंगाल। यहाँ मुर्शिदाबाद से करीब 22 किलोमीटर दूर नदिया नाम का एक जिला है। यहाँ से बहती हुई निकलती है गंगा। उस दिन इसी गंगा के किनारे लड़ा गया पलासी का पहला युद्ध। इस जंग में एक तरफ थी रॉबर्ट क्लाइव की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया फौज और इसका मुकाबला था बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से। क्लाइव के पास लगभग 3000 सिपाही थे, नवाब के पास 50,000 की फौज। कागज पर देखें तो मुकाबला था ही नहीं। नवाब को आसानी से जीत जाना चाहिए था, लेकिन ये युद्ध इतिहास की उन चुनिंदा मिसालों में है जहां संख्या बल का कोई मोल नहीं रहा। अंग्रेजों ने नवाब की सेना में सेंध लगाई। नवाब का सेनापति मीर जाफर गद्दार हो गया। अंग्रेजों ने उसे युद्ध से पहले खरीद लिया, प्रलोभन दिया, हमारा साथ दोगे तो तुम्हें बंगाल का नवाब बना देंगे। और इस लालच का नतीजा ये हुआ कि मीर जाफर के नेतृत्व में नवाब की आधी सेना बिना लड़े ही मैदान से हट गई। बची कुची सेना का मनोबल टूटा और अंग्रेजों के पास उन्नत हथियार थे तो वहां से भी टूटे। सिराजुद्दौला की जबरदस्त हार हुई, मारे गए और फिर क्लाइव ने ऐसा लूटा बंगाल को कि दरिद्र कर दिया। नवाब के खजाने से लदे सैकड़ों जहाज समंदर के रास्ते इंग्लैंड पहुंच गए। आगे जाकर जब इतिहासकारों ने इस लूटी दौलत का हिसाब लगाया तो उनकी आंखें फटी रह गईं। अमेरिकी इतिहासकार ब्रुक एडम्स ने बताया कि बंगाल की यही दौलत थी जो 1760 में, यानी इस लड़ाई के 3 बरस बाद, जो ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, उसका ईंधन बनी ये रकम। बंगाल के हुनरदार कारीगर, मलबल का उनका कारोबार, उनके उम्दा सूती कपड़े जो इतने लोकप्रिय थे कि ब्रिटेन में उनके आगे ब्रिटिश रेशम की पूंछ नहीं थी, वो सब अंग्रेजी कारखानों की भेंट चढ़ गए। असल में अंग्रेजों की जिस लूट ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सैकड़ों वर्ष पीछे पहुंचा दिया, उसकी शुरुआत, उसका निर्णायक मोड़ 23 जून 1757 की जंग और इसमें हुई हार से था। अब आखिर में आपको एक न्याय की बात बताता हूँ। बंगाल के लुटेरे रॉबर्ट क्लाइव को दशकों तक अंग्रेजों ने अपना हीरो माना, लेकिन अब ब्रिटिश आबादी उसे नस्ली और क्रूर कह रही है। कुछ लोग ये अभियान चला रहे हैं कि क्लाइव का हीरो वाला स्टेटस छीना जाए। लंदन में क्लाइव की एक मूर्ति लगी है, इसे हटाने की मांग भी हो रही है। इतने बरस बाद ही सही, कहीं पर इंसाफ की कोई बात तो हो रही है। आज की दुनियादारी में इतना ही। आखिरी में हमेशा की तरह हमारी पेशकश लटक लल्लन टॉप की इंस्टाग्राम पर यह खास पहल। यदि आप भी कलाकार हैं और मंच की तलाश में हैं तो ये लटक आपके लिए है। फौरन से इंस्टाग्राम पर पहुंचिए और देखिए लटक आपकी प्रतिभा का मंच कैसे बन सकता है। शुक्रिया।
मेरे दोस्त, जब मैं तुम्हें चुहल में लपेटकर चुपके से कोई संकेत भेजता हूँ, तुम सिर्फ पत्थर देखते हो, कागज़ नहीं। मेरे दोस्त, तुम्हारे मन के सवालों से ऊपर वाले माले पर जिसे कमरा दिया है तुमने, वो तुम्हारे अक्ल पर उगे ऊन से बुन रहा है एक मुलायम रस्सी। और एक दिन हंसते हुए मजाक मजाक में वो पूछ लेगा तुमसे मेरी गर्दन का माप। मेरे दोस्त, जब मुड़ते हो तुम, एक चेहरा उभरता है तुम्हारी पीठ पर, रोज़ पहले से 2 इंच ऊपर। 2 हाथ निकल आते हैं उसके, रोज़ पहले से 2 इंच बड़े। चेहरा जो बोलता है, हाथ लिखते हैं उससे भी ज़्यादा जहरीला। एक दिन वो चुपचाप तुम्हारी पिछली जेब में मेरी गद्दारी के 2-4 किस्से रख देंगे और तुम मुझसे बिना पूछे उन्हें सच मान लोगे। मेरे दोस्त, कविता भी थक जाती है, तथ्यों की सांस फूल जाती है शोर में डूबने से पहले। बातें जम जाती हैं धूल की तरह, जेबों में रखे नोट खर्च हो जाते हैं और तुम्हारे दोस्त को भी काम मांगते हुए गुम हो जाना होता है एक अनंत के निशान जैसे रेले में। खुद को समझाते हुए, खुद ही दोहराते हुए, सर और दीवार का टकराना कोई जायज़ जंग नहीं। सर और दीवार का टकराना कोई जायज़ जंग नहीं।